हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अनुग्रह श्रीवास्तव, फाउंडर स्मॉल केस। नाम पर मत जाइएगा, स्मॉल केस इज नो वे स्मॉल। इट्स अ फिनटेक मेजर। और उनकी अगर ग्रोथ की बात करें तो मल्टीफोल्ड ग्रोथ जो है हमने इस कंपनी के लिए कुछ वर्षों में ही देखी है। इट्स अ 7 year old कंपनी, नॉट कोई बहुत सालों से नहीं है, लेकिन 7 साल में ही बहुत बड़ी उपलब्धि जो है इस कंपनी ने पाई है। 7 लाख जो यूजर्स थे 2020 में थे, वो बढ़ के 45 लाख से ज्यादा हो गए हैं 2022 में। और अब 2023 में कंपनी के क्या प्लान्स है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और दिस प्लेटफॉर्म जो है ये मार्केट इन्वेस्टर्स लाइक अमेजोन, जीरोडा इन्वेस्टेड है इस प्लेटफॉर्म में। वेलकम अनुग्रह एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Thanks a lot, Geetu, for inviting me to the show. आवर प्लेजर सर। अनुग्रह, पहले आप अपने बारे में बताइए, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई स्मॉल केस। Okay, तो मैं एक्चुअली IIT खड़गपुर का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ से इकोनॉमिक्स में मेजर किया था और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने एक जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन किया था। उसका नाम नोमुरा था। वहाँ पर मैं एक एक टीम में इन्वॉल्व था जो कि प्राइमरीली बड़े बड़े हेज फंड्स या जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग टाइप के सॉल्यूशनिंग प्रोवाइड करती थी, जो कि ज्यादातर थीमेटिक आइडियाज के अराउंड होती थी। सो वहां से काम करते करते ये लगने लगा कि ठीक है, जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जो तरीके के सॉल्यूशंस बना रहे हैं हम, वो आज तो बना रहे हैं बहुत ही बड़े बड़े निवेशकों के लिए, बट एक्चुअली ये ज्यादा सेंस बनाता है यदि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज दे आर द वंस जिनको की प्राइमरी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे कि अच्छा रिसर्च एक्सेसिबल नहीं है, अच्छे प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है। सो उस पॉइंट इन टाइम पे ये लगा कि एक्चुअली इसी तरीके का काम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए करना चाहिए, वो ज्यादा सेंस बनाता है। एंड दैट्स व्हेन मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ वापस से कनेक्ट किया, उनसे बातचीत करी एंड वी स्टार्टेड स्मॉल केस बैक 2015। स्मॉल केस इज स्टार्टेड बाय 3 IIT खड़गपुर एलुमनाई। बाकी के जो दोनों मेरे को फाउंडर्स हैं वो भी IIT खड़गपुर से ही हैं। एंड अब 7 साल हो चुके हैं, तब से तो काफी कुछ हो चुका है। लेकिन जब आपने शुरुआत की अनुग्रह इस स्मॉल केस की, तो आपको नहीं लगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस भी ऐसी सर्विसेज देते हैं रिटेल कस्टमर्स को, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े टू बिगिन? जब हमने स्मॉल केस शुरू करा था तो जो पहली प्राइमरी प्रॉब्लम्स हम चाहते थे कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सॉल्व करें, वो ये थे कि हम उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एंड इजी टू यूज पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म बना सकें। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि जिस तरीके के उस टाइम पे ऑप्शंस अवेलेबल थे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो शायद उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस नहीं थे। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, बट प्राइमरीली आप देखेंगे तो ये सारे जो भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो सारी डिसीजन मेकिंग, ट्रैकिंग, इन्वेस्टिंग, सारा सब कुछ स्टॉक लेवल पे होता है या एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी लेवल पर होता है। जी जैसे आप शायद रिलायंस सर्च जी करेंगे या फिर टाटा में इन्वेस्ट करेंगे, उसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था जो कि मार्केट में अवेलेबल था फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरा तरीका जो मार्केट में अवेलेबल था वो था कि आप सीधे जाइए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे अपने फायदे नुकसान हैं, जिस तरीके से सिमिलरली सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग के फायदे नुकसान है। बट हमें लगा था कि जिस तरीके का ईज, कन्वीनियंस और प्राइमरीली कंट्रोल एक इन्वेस्टर को सिंगल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे मिलता है, यदि वही हम एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग में भी ला सकें, जहां पे कि एक्चुअली इन्वेस्टर्स जो हैं वो पोर्टफोलियोज के बारे में सोचें, वो सीधा पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो लेवल पे डिसीजन मेकिंग हो कि अच्छा ये पोर्टफोलियो अच्छा है, ये पोर्टफोलियो खराब है, इस पोर्टफोलियो का इतना रिटर्न है, इस पोर्टफोलियो का इतना रिस्क है, वर्सेस की एक एक स्टॉक को देखा जाए। क्योंकि ये तो सभी को पता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग इज अ मच बेटर एंड लेस रिस्की वे ऑफ इन्वेस्टिंग कंपेयर टू सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग, क्योंकि वहां पे जो स्टॉक लेवल रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। सो ये जी प्राइमरी हमको लगा था कि इस तरीके का कुछ हम बनाते हैं जो कि सारा बेनिफिट जो कि मिलता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग में सेम की सेम मिले, बट जिस तरीके का कंट्रोल एंड ईज मिलता है सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग में, वो भी साथ में मिल जाए। एंड दैट इज हाउ वी केम अप विद द आइडिया ऑफ लॉन्चिंग ए स्मॉल केस व्हिच वाज प्राइमरली अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे और आज भी प्राइमरली स्मॉल केस एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ही है। लाइक फास्ट फॉरवर्ड टू 7 years, आज की तारीख में स्मॉल केस पे यदि कोई भी इन्वेस्टर आए
तो दे कैन वेरी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्रोकर अकाउंट को। तो सबसे बड़ी सुविधा स्मॉल केस पे इन्वेस्ट करने की जो आज की तारीख में अवेलेबल है रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि उनको कोई भी नया अकाउंट नहीं खोलना पड़ता है इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपके पास आपका आपका ब्रोकर जीरोधा है या एचडीएफसी सिक्योरिटी है तो आपको एक और नया अकाउंट खोलना है। आप आके अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर अकाउंट को ही कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्री बिल्ड प्री मेड पोर्टफोलियोज जो हैं वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो अलग अलग सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इनके द्वारा बनाए हुए होते हैं। तो दोनों तरफ से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे बस प्लेटफॉर्म पर आना है, मुझे देखना है कि किस तरीके का पोर्टफोलियो मुझे अच्छा लग रहा है, और उस पोर्टफोलियो को सीधा की सीधा बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट तरीके से इन्वेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो भी उसके अंडरलाइंग शेयर्स हैं या ईटीएफ्स हैं, वो सीधा मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, जो कि मेरे ब्रोकिंग अकाउंट से लिंक था। कुछ भी नया नहीं करना पड़ा, और सीधा सब कुछ आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। और कल को उठ के एक्चुअली जब रीबैलेंसिंग भी होगी, मान लीजिए कि आपने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करा जो कि किसी रिसर्च एनालिस्ट ने बनाया था, अब उसने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव कर दिए हैं, तो वो बदलाव भी आपको तुरंत ऐप पे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाता है। आप उन बदलाव को देख सकते हैं और एक ही सिंगल क्लिक में वापस से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो भी खरीदना बेचना था वो वापस से होकर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। सो इट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग एट maximum ease possible, is what today we have achieved by ensuring that everything comes together on one single platform, all these pre-built ideas, users, and execution via brokers. It is a new way of investing in stock markets, definitely. पर अनुराग, आजकल के जो नए निवेशक जो बाजार में उतर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो बिल्ड तो करते हैं, लेकिन रीशफल बहुत क्विकली करते हैं उस पोर्टफोलियो को। दे वांट क्विक बक्स, दे वांट टू मेक क्विक बक्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपके जो पोर्टफोलियोज आप सुविधा देते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो पोर्टफोलियो का टेन्योर के बारे में आप कुछ बताइए कि कितने अवधि तक के पोर्टफोलियोज हमको जो है रखने चाहिए। और रिटेल इन्वेस्टर को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पोर्टफोलियो पे जब आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, इट गिव्स यू रिटर्न्स एंड देन क्रिएट्स वेल्थ फॉर यू इन द लॉन्ग रन ओनली। एक्चुअली मैं थोड़ा पहले स्टेटमेंट से उतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके का बिहेवियर हमने देखा है पिछले 1-2 सालों में, एक्चुअली फाइनेंशियल एजुकेशन रिटेल इन्वेस्टमेंट में बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो जिस आज से 3-4 साल पहले जिस तरीके का गैप था फाइनेंशियल एजुकेशन में, या ये समझ में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ब्रोकिंग अकाउंट क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, वो गैप जो है वो बहुत तेजी से ब्रिज हो रहा है पिछले 1-2 सालों में। उसमें बहुत सारे primary reason is because the sheer number of resources which are available। आप जाएंगे तो बहुत सारे YouTube वीडियोस अवेलेबल हो जाते हैं, जितने भी अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस हैं सब लोगों ने अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। तो जो एजुकेशन भी हुई है रिटेल इन्वेस्टर्स की पिछले 1-2 सालों में, वो बहुत तेजी से हुई है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है जो कि तुरंत बहुत सारा पैसा बनाना चाहेंगे। मतलब ऐसा हो तो सबको ही चाहेगा कि वैसा हो जाए, बट आज की तारीख में ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को जो हमने देखा है, ये समझ आ गई है कि दिस इज ए लॉन्ग टर्म गेम। धीरे धीरे पोर्टफोलियो बनाना होता है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होता है, और एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना होता है। अब आपका स्ट्रेटेजी ये हो सकता है कि आप हर महीने में पोर्टफोलियो को कुछ पैरामीटर्स के आधार पर रीशफल करेंगे, या आप साल में रीशफल करेंगे, या मान लीजिए 10 साल में रीशफल करेंगे। बट आई थिंक एक चीज जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को समझ में आ गई है, वो ये है कि कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। हम भी यही सुझाव देते हैं यदि कोई भी पूछता है उसको तो। बट जैसा देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ज्यादातर लोगों को एक्चुअली में समझ में आ चुकी है ये बात, क्योंकि आप देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लोज जो रहे हैं इंडियन मार्केट्स में पिछले कुछ सालों में, वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। आप देखेंगे कि एफआईआई फ्लोज जो है वो काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट रिटेल फ्लोज जो है वो काफी स्टिकी रहे हैं, काफी स्ट्रांग रहे हैं, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो भलाई मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो भी लोगों को समझ में आता है कि यदि कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो शायद उस वोलेटिलिटी को हम लोग पार करके निकल जाएंगे। मार्केट गिरता है तो भी लोगों को ये लगता है कि शायद और पैसा डालना चाहिए, माइट बी अ गुड टाइम टू एंट्री। तो काफी ज्यादा हमने देखा है कि एजुकेशन लेवल रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत तेजी से बढ़ा है। एंड हम तो सभी को यही एडवाइस करते हैं कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि किस तरीके का टेन्योर है इन पोर्टफोलियोज का जो हमारे प्लेटफॉर्म पर है, तो स्मॉल केस प्लेटफॉर्म प्राइमरीली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो जितने भी पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं वो सारे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टिंग केवल लॉन्ग टर्म में ही काम करती है, शॉर्ट टर्म में तो काम ही नहीं करती है। शॉर्ट टर्म में तो जो भी सोच रहा है क्विक बक या क्विक पैसे बनाने का, मतलब मुझे तो लगता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है।
तो उसी तरीके से पोर्टफोलियोज हैं, बट हर पोर्टफोलियो अलग अलग स्ट्रेटेजी पर है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पोर्टफोलियोज हैं जिनमें मंथली रिशफल भी होता है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी ही ऐसी है कि मंथली इन पैरामीटर्स को देख के रिशफल करा जाए। कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जो साल में एक बार रिशफल होते हैं, कि साल के एंड पे वापस से देखा जाए कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोर्टफोलियो कॉल्ड एज डिविडेंड अरिस्टोक्रेट। इट इज इन इस पोर्टफोलियो में एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार डिविडेंड्स बढ़ा ही रहे हैं या घटा नहीं रहे हैं। इस टाइप के स्टॉक्स जो है जिनका बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और कंटिन्यूसली डिविडेंड्स बढ़ाते रहे हैं, उनका एक पोर्टफोलियो है विच इज डिविडेंड अरिस्टोक्रेट। ये साल में बस एक ही बार रिबैलेंस होता है, क्योंकि जो प्राइमरी पैरामीटर है उसमें ये देखना है कि जो डिविडेंड्स हैं वो बढ़े हैं कि घटे हैं। अब कंपनियां साल में एक ही बार डिविडेंड बढ़ाती है या घटाती हैं, तो साल में एक बार फ्रीक्वेंसी होती है। अब मान लीजिए कि ऐसा कोई पोर्टफोलियो है जो कि, बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूं तो, कि पीई रेशो को देखता है, ठीक है, और अर्निंग्स हर क्वार्टर में आती हैं, तो उसको आपको क्वार्टरली बेसिस पर देखना पड़ेगा कि कुछ ऊपर नीचे हुआ है क्या, उसके हिसाब से चेंज होगा। सो आज की तारीख में हमारे प्लेटफॉर्म पे 500 से भी ज्यादा प्रोफेशनली क्रिएटेड पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं, जो कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं। बहुत सारे एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज हैं, प्योर इक्विटी पोर्टफोलियोज हैं, ईटीएफ पोर्टफोलियोज हैं, मोमेंटम पोर्टफोलियोज हैं, एंड टेन्योर। ऐसे तो सारे के सारे लॉन्ग टर्म है, but rebalancing tenure varies from say monthly to quarterly to yearly, depending upon the strategy that is picked by the investor. Look, how is small cases different from mutual funds? क्योंकि आपने कहा कि आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ आपके पोर्टफोलियोज होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है कि आफ्टर 6 months ऑफ लॉक इन पीरियड यू कैन विथड्रॉ योर फंड्स। ऐसा कुछ इन स्मॉल केसेस में होता है क्या? स्मॉल केस को समझने का बहुत ही आसान तरीका है कि पहली बात तो बहुत अलग है म्यूचुअल फंड से, और मैं म्यूचुअल फंड्स के अपने फायदे नुकसान हैं, सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग के अपने फायदे नुकसान हैं, स्मॉल केस के भी अपने फायदे नुकसान हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि स्मॉल केस इन्वेस्टिंग इज रिस्क फ्री, स्मॉल केस इन्वेस्टिंग में कोई रिस्क नहीं है, आंख बंद करके पैसा डालिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से अलग अलग मोड्स हैं इन्वेस्ट करने के, मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर डायरेक्टली जाके सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है अपने ब्रोकर के थ्रू, राइट, तो उसके भी फायदे नुकसान है। जनरली जो लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं स्टॉक्स को, रिसर्च कर सकते हैं, वो जाके करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रिफर्ड ऑप्शन है, बट उसका रिस्क भी ज्यादा है। सिमिलरली जैसा आपने बताया म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड इज मोर लाइक कि आपको कंट्रोल चाहिए ही नहीं आपके इन्वेस्टमेंट्स पे, आप पूरा उनको दे दीजिए। म्यूचुअल फंड में दूसरे भी फायदे होते हैं, मान लीजिए कि आप ईएलएसएस में करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, उस तरीके की चीजें भी हैं। अलग तरीका पीएमएस इज ऑल्सो एन ऑप्शन जो मार्केट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, एआईएफ इज ऑल्सो एन ऑप्शन। उसी तरीके से स्मॉल केस भी एक ऑप्शन है, बट स्मॉल केस को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस तरीके का कंट्रोल आपको मिलता है सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग में, कि आप एज एन इन्वेस्टर डिसाइड कर रहे हैं कि किस चीज में इन्वेस्ट करना है और उसको कैसे मैनेज करना है, वो पूरा कंट्रोल आपको मिलता है। यू आर एट द ड्राइवर सीट, बट द गुड पार्ट इज दैट समवन इज सिटिंग on the adjacent seat. There is a SEBI registered professional, be it an investment advisor, research analyst, जो कि पोर्टफोलियो बना रहा है। आपको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है, बट वो पोर्टफोलियो किसी रिसर्चर ने बनाया है जो कि उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है, जब भी उसमें बदलाव की जरूरत है वो कर रहा है। बट कमिंग टू द सेकंड पॉइंट कि कुछ किस तरीके का कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि कब पैसा डाल सकते हैं, कुछ लॉक इन है कब निकाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से सिंगल स्टॉक इन्वेस्टिंग काम करती है कि आप कभी भी डालिए, कभी भी निकालिए, कितना भी डालिए, कितना भी निकालिए, जरूरी भी नहीं है कि पूरा निकाला जाए, एक मुश्त में इन्वेस्ट करिए या लगातार सिप के तरीके से इन्वेस्ट करिए, वो सारे के सारे ऑप्शंस स्मॉल केस में भी अवेलेबल है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, स्मॉल केस इज एसेंशियली अ रैपर, अंडरलाइंग तो सारे स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स हैं जो आपके डीमैट अकाउंट में ही आके बैठ रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन की आपने बात की कि हमको पिछले 3 साल में हमने रिटेल पार्टिसिपेशन काफी अच्छा मार्केट्स में देखा है, लेकिन कुछ महीनों से अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कमती भी हुई है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट वी आर गोइंग थ्रू, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन फियर्स, योर इन्फ्लेशन, योर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप are you feeling that retail participation is slowly coming down from the levels that we saw 2 years back? तो देखिए, ये तो समझना पड़ेगा कि इक्विटी मार्केट्स में जो भी एक्टिविटी होती है, या तो आप उसको वॉल्यूम्स के थ्रू नाप लें, या आप उसको ये देख लें कि कितने ज्यादा नए रिटेल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उसमें ऊपर नीचे तो होता रहता है, विच इज प्राइमरली ड्रिवन बाय कि मार्केट लेवल्स, मार्केट्स अच्छे परफॉर्म करते रहते हैं तो
जरूर ज्यादा से ज्यादा निवेशक आते हैं, मार्केट्स थोड़े अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं तो लोगों का उत्साह कम हो जाता है। तो ये तो फैक्ट ऑफ द मैटर है। बट आई थिंक we as a company are extremely and very strongly bullish about the increased retail participation long term में इंडिया में। क्योंकि आप देखें तो आज की तारीख में भी डायरेक्ट रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है, मतलब लो सिंगल डिजिट्स में है। आई थिंक जब हमने शुरू करा था तब कुछ 1% के आसपास था, अब शायद बढ़ के 2-2.5% हो गया होगा, बट ये भी बहुत कम है यदि आप इसको देखेंगे कि जो दूसरी कंट्रीज में किस तरीके से ये बढ़ा है। प्लस आप जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड देखेंगे कि किस तरीके से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है इंडिया में, उसके हिसाब से भी बहुत सारा पैसा इक्विटी मार्केट में आएगा आगे चलकर, और प्राइमरीली मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही आएगा, क्योंकि लोगों को चाहिए कि वो इस तरीके से इन्वेस्ट करें जो कि पैसा एक्सेसिबल हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्योर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे। बी पॉइंट बहुत ऊपर है बट वो ऐसे ही जाएगा, वो साइन कर्व जैसा ही जाएगा, जैसे मार्केट जाता है स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाता है, वैसे ही रिटेल पार्टिसिपेशन भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में I personally and we as a company are very strongly bullish कि रिटेल पार्टिसिपेशन तो इंडियन मार्केट्स में बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें मुख्य जो डिफरेंस है वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव और पैसिव को लेके। एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, क्योंकि यदि इस पे एकेडमिकली बात करी जाए तो डिबेट बहुत लंबा हो सकता है कि क्या पैसिव माना जाए या क्या एक्टिव माना जाए। बट यदि आप इसकी काफी उस डेफिनेशन की बात या व्याख्या की बात करें जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, जिस तरीके से लोग देखते हैं, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग उसको माना जाता है जहां पर आप कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, काफी एडॉक तरीका है इन्वेस्ट करने का। ठीक है कि कभी भी आप स्टॉक्स खरीद ले रहे हैं, कभी भी बेच दे रहे हैं, कभी आपको लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक खराब है, उस तरीके से आप चल रहे हैं। ठीक है। पैसिव इन्वेस्टिंग मुझे लगता है सबसे आसान तरीका उसको समझने का है कि एक अंडरलाइंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जिसको कि आप फॉलो कर रहे हैं। इसको और भी आसान भाषा में समझाना हो तो मैं ये एग्जांपल थोड़े दिन पहले अपने टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि यदि आपको मान लीजिए कि जैसे आप मुंबई में रहते हैं और आपको पवई से मान लीजिए कि अंधेरी जाना है, एक तरीका तो है कि आप ऑटो पकड़े या टैक्सी पकड़े, 2-3 बार जगह जगह चेंज करें। अंधेरी तो खैर पास में, मान लीजिए कि आपको साउथ बॉम्बे जाना है तो आप ढूंढते ढांढते पूछते पाछते कहीं से पहुंच जाएं। ठीक है, एक दूसरा तरीका है कि गूगल मैप्स खोलें, उस पर सीधा लोकेशन डालें, एक सेट पाथ है उसको फॉलो करते रहें। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जरूरी पहला तरीका में हो सकता है कि आप जल्दी पहुंच जाएं, आप लकी हैं, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है लोगों से पूछने की, जानने की, बूझने की, बट रिस्क भी है कि शायद आप पहुंच ही ना पाए या बहुत लेट हो जाए आपकी मीटिंग के लिए। दूसरे तरीके में ये गारंटी है कि आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, भलाई धीरे पहुंचेंगे बट पहुंच जाएंगे, और काफी इजी है, मतलब आपको टेंशन नहीं है कि नेक्स्ट क्या करना है। सो यही प्राइमरी डिफरेंस भी है एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग का। एक्टिव इन्वेस्टिंग इज वेरी कम्बरसम, यू हैव टू कंटिन्यूअसली इवेल्युएट कि क्या खरीदा जाए, क्या बेचा जाए, कैसे करा जाए। और मैं तो यही एडवाइस करता हूँ सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कि यदि आप फुल टाइम, आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरे समय रिसर्च कर सकें, अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर सकें, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर यू। पैसिव इन्वेस्टिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट वेरी काम वे ऑफ इन्वेस्टिंग, जहां पे आपने एक स्ट्रेटेजी को एग्री कर लिया है। अब वो स्ट्रेटेजी हो सकती है साल में एक बार देखने की, 6 महीने में एक बार देखने की, बट आप वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। तो अब क्योंकि उस स्ट्रेटेजी पे आपने भरोसा करा है, हो सकता है कि कुछ समय में वो नहीं चलेगी, कुछ समय में चलेगी, बट लॉन्ग टर्म में जिस तरीके से मैंने आपको गूगल मैप्स का एग्जांपल दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू रीचिंग इज मच हायर, एंड एट द सेम टाइम दिमाग में टेंशन भी बहुत कम है। बिल्कुल, और समझने में बड़ी आसान रहा आपके एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, ये बताइए कि 3 बड़े थीम्स जिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को आने वाले समय में लॉन्च करेंगे, या आपके रिसर्चर्स जो है जिस पे काम कर रहे हैं, 3 बिग थीम्स दैट यू आर वर्किंग ऑन फॉर 2023। जैसे तो मैंने बताया कि ऐसा इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, देयर इज नो सिंगल थीम दैट वी कैन पिक विल प्ले आउट इन 23 और एनीथिंग लाइक दैट। ऐसा भी होता है कि कभी-कभी जो है कोई नया थीम उभर के आता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो दैट यू आर वर्किंग इन, कुछ नया थीम मैं जो आपको ये बता 2023 सकता को हूँ कि आपको किस लगता है तरीके प्ले की, आउट करे। या लेट मी टेल यू कि किस तरीके की थीम्स इन्वेस्टर्स पिक कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स बुलिश हैं आज की तारीख में, बिकॉज देयर आर सो मेनी यूजर्स ऑन अवर प्लेटफॉर्म, उन सबसे फीडबैक मिलता रहता है, एंड वी कैन कीप सीइंग कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर बाइंग। बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पर तो जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव मोर देन 500 से ज्यादा अलग अलग वेल रिसर्च थीम्स अवेलेबल हैं,
एंड सारी के सारे ये पोर्टफोलियोज जो हैं वो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं जो कि 3 से 5 साल की अवधि के हैं. तो some things might work, some things might not work, but if I talk about 2-3 things जहाँ पे हमें काफी इंटरेस्ट दिख रहा है from retail investors at this point in time, right? So one thing is obviously banks, जहाँ पे कि because of all the things that have happened in the last few years, जो कि उनका बैड लोन्स की बात कर लें या एसेट बुक की बात कर लें, तो काफी सुधार हुआ है सारी बैंक्स की पोजीशंस में. उसके कारण से बहुत सारे हमने देखा है कि रिसर्चर्स भी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी काफी बुलिश हैं बैंकिंग एज ए थीम के बारे में लेके. दूसरी थीम जो हमने देखी है कि एंड देयर इज अ पोर्टफोलियो आल्सो ऑन आवर प्लेटफॉर्म व्हिच इज फॉर ग्रीन एनर्जी. तो लोगों में काफी उत्साह है जिस ग्रीन एनर्जी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टाइप की थीम्स के बारे में ज्यादा पता करने के लिए और धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सभी को ये श्योरिटी है कि लॉन्ग टर्म में तो वो प्ले आउट होगा ही सही. हो सकता है कि अगले 1 साल में कुछ ना हो, बट लोगों में इन थीम्स को लेके काफी ज्यादा उत्सुकता है. And one trend which I think is not very fashionable but is very prominent that we have observed in retail investors is asset allocation. ये हमें भी बहुत बार जब भी हम देखते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग क्या खरीद रहे हैं, काफी बार ये लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है. बट आप देखेंगे जो टॉप 3 मोस्ट बॉट स्मॉल केसेस हैं किसी भी ईयर में, किसी भी महीने में, हमेशा से हमारे प्लेटफॉर्म पे वो स्मॉल केसेस ETF बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज रही हैं. एंड आई थिंक ये वही पॉइंट पे वापस जाता है जो मैं आपको बोल रहा था कि हमने देखा है कि लोगों में बहुत ज्यादा एजुकेशन जो है वो बढ़ गया है और गैप कम हो गई है. लोगों को समझ में आ रहा है कि ETF भी अच्छा तरीका है मार्केट में इन्वेस्ट करने का. एसेट एलोकेशन ज्यादा स्टेबल पोर्टफोलियोज हैं लॉन्ग टर्म में. एंड जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 पोर्टफोलियोज जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वन इज ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एंड वन इज इक्विटी एंड गोल्ड. दोनों की दोनों एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियोज हैं. दोनों की अंडरलाइंग ETFs हैं. पोर्टफोलियोज में 2 से 4-5 ETFs होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी, गोल्ड, फिक्स्ड इनकम टाइप के अलग अलग एक्सपोजर एक ही सिंगल पोर्टफोलियो में देते हैं. तो इस टाइप के पोर्टफोलियोज बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे एंड दे कंटिन्यू टू बी पॉपुलर. एंड बाकी की जो मैंने आपको थीम्स बताया, दोज आर मोर नीश थीम्स दैट कीप्स कमिंग इन फ्लेवर, गोइंग आउट ऑफ फ्लेवर. अनुग्रह, एक आखिरी सवाल पूछती हूँ, आप अपनी कंपनी को कैसी ग्रोथ देखते हैं आने वाले 5 से 10 साल में? एंड डू यू हैव प्लान्स फॉर लिस्टिंग नाउ? आई थिंक लिस्टिंग तो अभी बहुत दूर है. I won't say it's day one for us, but अभी listing is very far. But जैसा मैंने आपको बताया कि we at a small case very strongly believe in the retail investor growth story for the Indian markets. आप इंडियन इकोनॉमी को भी देखेंगे तो जिस तरीके से, यदि आप पिछले साल ही देखें तो इंडिया इज प्रोबेबली अमंग वन ऑफ द वेरी फ्यू मार्केट्स व्हिच इज एबल टू सस्टेन the levels, or the economy is also has been showing is actually very resilient बाकी की ग्लोबल इकोनॉमीज के साथ यदि आप उसको कंपेयर करेंगे तो. और ये हमारा मानना है कि अगले 10 साल में इट इज गोइंग टू बी इंडियाज डेकेड. ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, मार्केट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. हो सकता है अगले 1 साल में कुछ ना हो, 2 साल में कुछ ना हो, बट मैं काफी लंबे व्यू की बात कर रहा हूँ. ठीक है, उसी तरीके से हमारा काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर भी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इंडिया में इंक्रीज होगा. जिस तरीके से मान लीजिए कि डिस्क्रिशनरी इनकम्स ऊपर जाएंगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा इन्वेस्ट करने के लिए. एट द सेम टाइम लोग रियलाइज करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट्स ही एक ऐसी एसेट क्लास है जो कि आपको काफी अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बना के दे सकती है. तो ये पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा. सो एट स्मॉल केस वी आर for next 10 years set with one single mission to ensure that we build perfect and most easy to understand products for retail investors to invest in Indian markets. Right? आज की तारीख में हमारे प्लेटफॉर्म पे केवल स्टॉक्स और ETFs के पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं, बट बहुत जल्दी हम अलग अलग एसेट क्लास के पोर्टफोलियोज भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने की सोच रहे हैं. वी आर थिंकिंग ऑफ ऑफरिंग म्यूचुअल फंड स्मॉल केसेस. क्यों स्मॉल केसेस में बस स्टॉक्स और ETFs होना चाहिए? स्मॉल केसेस में म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं. We are thinking of giving global exposure in small cases and also a lot of other adjacent features which goes along with investing. But the key primary thing that we are bullish about, I've already told you, and we are going to be focusing on that only for the next 10 years because काफी बड़ी problem है और काफी time लगेगा solve करने में. It's not something that we can achieve in next 1 or 2 years. अनुग्रह जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. We wish you all the best and I appreciate your time, sir. Thank you so much, Geetu. It was my pleasure.